अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 21 जमादी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले की शाही जामा मस्जिद का आज इतवार को दोबारा सर्वे किया जा रहा है और मस्जिद के इर्द गिर्द हुजूम जमा हो गया है। हालात कशीदा हो गए। 1000 की भीड़ पहुंची। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। आज इतवार की सुबह 6 बजे से ही यहाँ हालात ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। अदालती हुक्म के बाद मस्जिद कमेटी ने सर्वे के लिए रजामंदी दे दी है। ये सर्वे दोनों फरीकीन की मौजूदगी में किया जा रहा है। मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी का भी बंदोबस्त किया गया है। जिले अदालत ने सर्वे रिपोर्ट 29 नवंबर को पेश करने को कहा है। झारखंड के इंतखाबात में हेमंत सोरेन की क़यादत में इंडिया इत्तेहाद ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इत्तेहाद ने रियासत की 81 सीटों में से 56 सीटें जीतकर अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल कर ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 और कांग्रेस ने 16 सीटें जीती है। आरजेडी को 4 सीटें मिली है, जबकि सीपीएम सीपीआई ने 2 सीटें जीती है। इसके साथ ही एनडीए इत्तेहाद को झारखंड इंतखाबात में नुकसान उठाना पड़ा है। एनडीए के लिए बीजेपी ने 21 सीटें जीती। एजेएसयू, जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने एक सीट जीती। झारखंड इंतखाबात में मजमूई तौर पर एनडीए को 24 सीटें मिली है। अब सबकी नज़रें इस बात पर है कि रियासत में अगली हुकूमत हेमंत सोरेन की क़यादत में किस दिन बनेगी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए ज़मीनी इलेक्शन में वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का बोलबाला नजर आया। बीजेपी और इसकी हामी आरएलडी ने 9 में से 7 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव का पीडीए का जादू नहीं चला है। समाजवादी पार्टी को करहल और सिसामा सीटों पर ही कामयाबी नसीब हुई। उत्तर प्रदेश असेंबली के इंतखाबी नतायज में कंडर की सीट के नतायज कई तरह से चौंका देने वाले हैं। इस सीट पर तकरीबन 65% मुस्लिम वोटर हैं। इसलिए बीजेपी की भारी अक्सरियत से जीत ने यहाँ पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या मुसलमानों ने बीजेपी को वोट देना शुरू कर दिया है। ये सवाल पूछने की बुनियादी वजह बीजेपी उम्मीदवार को मिलने वाले वोट हैं। कंडर की सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह को 1,70,371 वोट मिले हैं और उन्होंने अपने करीबी हरीफ मोहम्मद रिजवान को 1,44,751 वोटों से शिकस्त दी है। वोटों के लिहाज से ये बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि कंडरकी में हिंदू वोटर्स की कुल तादाद सिर्फ 1,38,000 है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार को 1.5 लाख से ज़्यादा वोट मिलने से यह जाहिर हो रहा है कि सीट पर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। कहा गया है कि मुस्लिम समाज के लोग ख्वाब में भी बीजेपी को वोट नहीं देते। ताहम कंडरकी में खेल बदल गया और अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मुसलमानों ने बीजेपी को कबूल कर लिया है। कंडरकी असेंबली सीट पर तकरीबन 3,83,000 वोटर हैं। इनमें मुस्लिम कम्युनिटी के वोटर्स की तादाद 2,45,000 है और हिंदू बरादरी के वोटर्स की तादाद 1,38,000 है। इस सीट पर 12 उम्मीदवारों में से 11 मुसलमानों ने मुकाबला किया था। वाहिद हिंदू उम्मीदवार रामवीर सिंह बीजेपी के टिकट पर जीत गए। मगरबी बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में खातून डॉक्टर के साथ दरिंदगी और कत्ल के बाद सिविल सोसाइटी की तवील तहरीक जो कोलकाता शहर से लेकर छोटे छोटे इलाके और कस्बे तक फैल गई और इसके जरिए ममता हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया गया, मगर इस तहरीक का ज़मीनी इंतखाबात पर कोई असर देखने को नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस तमाम 6 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही। नेहाती और मदनापुर तो शहरी इलाके में है। नेहाती कोलकाता के करीब है। इतना ही नहीं, नेहाती आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मुतासरा के घर से 15 किलोमीटर के अंदर है। सीताई, मदारियात, नेहाती, हरवा, मदनापुर और तिलक नगर में ज़मीनी इंतखाबात हुए। नेहाती में 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने तकरीबन 19,000 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। 2024 के बैरिकपुर लोकसभा से ताल्लुक़ रखने वाली इस असेंबली में तृणमूल कांग्रेस ने 15,000 वोटों से जीत हासिल की। रियासत पंजाब में 4 असेंबली सीटों के ज़मीनी इंतखाबात में हफ्ते को हुए वोटों की गिनती में आम आदमी पार्टी ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली है। बीजेपी ज़मीनी इंतखाबात में कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही, लेकिन बीजेपी पंजाब में अपने वोट फीसद को 5वें से तीसरे नंबर पर ले आई है। चारों सीटों के लिए कुल मिलाकर 45 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती के लिए हर असेंबली हलके में एक मरकज़ कायम किया गया था। बीजेपी ज़ेर क़यादत महायुति महाराष्ट्र को जाफरानी रंग में रंग दिया और एमवीए के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की। इन इंतखाबात में कटेंगे तो बटेंगे और एक है तो सेफ है नारों का बीजेपी ने कसरत से इस्तेमाल किया था।
बीजेपी ने अहम रियासत महाराष्ट्र में 149 नशिस्तों पर मुकाबला किया और 132 पर कामयाबी हासिल की। इसने अपने पार्टनर शिवसेना और एनसीपी के साथ 288 रुकनी असेंबली में 235 नशिस्तें हासिल की। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी इत्तेहाद का अमलन सफाया हो गया और इसे महज 49 सीटें हासिल हुई। महाराष्ट्र में शानदार जीत पर बीजेपी के कारकुनों ने मुख्तलिफ मुकामात पर एक दूसरे को रंग लगाया, ढोल की थाप पर रक्स किया और मिठाई तकसीम की। मोदी ने महाराष्ट्र की कामयाबी को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तरक्की की जीत हुई, अच्छी हुक्मरानी की जीत हुई, हम मुत्तहिद होकर मजीद बुलंदियों पर पहुंचेंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्रा ने वायनाड लोकसभा हल्के का ज़मनी इंतखाब जीत लिया है और अपनी पहली इंतखाबी कामयाबी हासिल की। उन्होंने साल के अवाइल में 2024 के लोकसभा इंतखाबात में अपने भाई राहुल की कामयाबी के फ़र्क को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने ज़्यादा 4 लाख वोटों से कामयाबी हासिल की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने वोटर से कहा है कि वो पार्लियामेंट में वायनाड के अवाम की आवाज़ बनेंगी। उन्होंने रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए राहुल का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इंतखाबी मुहिम के दौरान तायीद के लिए इनका शुक्रिया अदा किया। खड़गे के साथ बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे नुमाइंदगी का एजाज़ देने पर वायनाड के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे इंतखाबी मुहिम के दौरान बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी गई और मेरे हक़ में इस तरह की वोटिंग की गई। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को दूसरी मियाद के लिए सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुंतखब कर लिया गया। इन्हें बोर्ड के 29वें इजलास में हफ्ते की शाम सदर मुंतखब किया गया। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 5वें सदर हैं। इस इजलास में 40 अरकान आमिला का भी दोबारा इंतखाब अमल में आया है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अहम इजलास हफ्ते को शाम कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में शुरू हुआ। इस इजलास में मोदी हुकूमत के मुजव्विदा वक्त तरमीमी बिल के मज़र असरात और इसे रोकने की हिकमत अमली पर गौर किया गया और ख्यालात का तबादला किया गया। इसके अलावा उम्मत मुस्लिमा को दरपेश दीगर मसाइल पर भी इजलास में गौर किया जा रहा है। इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के खिलाफ एक मुहिम चलाई है। भारतीय जनता पार्टी के एक रहनुमा ने मारूफ इस्लामी आलिम मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने मरकज़ में बीजेपी हुकूमत की हिमायत करने वाले मुसलमानों के समाजी बाइकाट का मुतालबा करते हुए फतवा जारी किया है। बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के सदर जमाल सिद्दीकी ने मुल्क रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के मुताबिक नोमानी, जो लखनऊ में रहते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी असर और रसूख रखते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के दौरान मुतनाज़ा फतवा यानी फरमान जारी किया। सिद्दीकी ने पुलिस को बताया कि एक वसी पैमाने पर गर्दिश कर रहे वीडियो में मौलाना नोमानी ने मुबैना तौर पर कहा कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करते हैं, इनसे किनाराकशी इख्तियार की जानी चाहिए, मुबारकबाद से इनकार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खिला समझे जाने वाले औरंगाबाद शहर से पार्टी ने अपने सिपे सालार को खो दिया है। यहाँ महाराष्ट्र MIM के सदर इम्तियाज जलील को महज 2121 वोटों से शिकस्त हुई है। इनका मुकाबला रियासती वजीर अतुल सावे से था, जो कि बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। सुबह गिनती शुरू होते ही इम्तियाज जलील ने अपने मुखालिफ खड़े तमाम उम्मीदवारों पर एकतरफा सबकत हासिल कर रखी थी। दोपहर के बाद तक ऐसा लगा कि बस अब इम्तियाज जलील की जीत का ऐलान होने ही वाला है, लेकिन शाम होते होते आखिर के कुछ राउंड में अतिल सावे मैदान मार गया और इम्तियाज जलील को इंतहाई करीबी मुकाबले में शिकस्त हुई। इम्तियाज जलील की शिकस्त इसलिए काबिल ज़िक्र है कि वो 2019 में औरंगाबाद से पार्लिमानी इलेक्शन जीत चुके हैं। दूसरी बार यानी इस साल 2024 में 3,41,000 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर थे। इस बार नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर निकाली गई रैली के बाद इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ था, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि वो आसानी से अपनी सीट जीत लेंगे। लेकिन ऐन इलेक्शन से कबल MIM के कारगुजार रियासती सदर गफ्फार कादरी ने पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में खड़े हो गए। इम्तियाज जलील के सामने कुल 13 मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे थे। मालेगांव सेंट्रल सीट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने एक मरतबा फिर कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने अपने रिवायती हरीफ आसिफ शेख रशीद इंडियन सेकुलर पार्टी को 162 वोटों के मामूली फ़र्क से हरा दिया। इलेक्शन ऑफिसर नितिन सदगीर ने कामयाबी का ऐलान रात 8 बजे किया। मुफ्ती इस्माइल को 1,09,653 वोट मिले, जबकि आसिफ शेख को 1,09,451 वोट मिले। मुफ्ती इस्माइल और शेख आसिफ के अलावा शान हिंद समाजवादी पार्टी और एजाज अजीज बेग कांग्रेस भी मैदान में थे। दिन भर की जद्दोजहद के बाद मुफ्ती इस्माइल ने अपनी सीट बचा ली।
महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नतायज में हुक्मरान मिहाज महायुति को 2/3 से जायद सीटें मिल जाने के बाद सबसे पहला और इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल शिवसेना उद्धव के तर्जुमान संजय रावत ने किया। उन्होंने इस नतीजे और मैंडेट को मानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि यह अवाम का फैसला कतई नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जो महायुति इलेक्शन से कब तक चंद सीटें जीतने की भी पोजीशन में नजर नहीं आ रही थी, वो 2/3 अक्सरियत कैसे हासिल कर सकती है। संजय रावत ने गुज़िश्ता रोज ये दावा किया था कि वो सुबह 10 बजे वज़ीर-ए-आला का ऐलान कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा तशवीश में नजर आए। उन्होंने कहा कि महायुति ने पूरी सरकारी मशीनरी को अपने कब्जे में ले लिया है। इस रियासत के अवाम बेईमान नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि शिंदे ग्रुप के तमाम उम्मीदवार जीत जाएं। नाज़रीन, संजय रावत के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? आखिर क्या हुआ होगा? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। महाराष्ट्र में जाफरानी मिहाज महायुति की तारीखी फतेह से किस शख्स ने सबसे ज्यादा राहत की सांस ली होगी, तो वो गौतम अडानी होंगे, जो गुज़िश्ता चंद रोज से अमेरिकी अदालत के इल्जामात की वजह से पूरी दुनिया में रुसवाइयां झेल रहे हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन में बीजेपी और इसके इत्तेहादियों की फतेह से ये वाज़ेह हो गया है कि गौतम अडानी और इनकी कंपनी अब इत्मीनान से धारावी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के लीडर उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान किया था कि अगर इनकी हुकूमत आई तो अडानी को दी गई तमाम ज़मीन वापस ले ली जाएगी और धारावी का टेंडर मनसूख कर दिया जाएगा। इस ऐलान की वजह से न सिर्फ बीजेपी और इत्तेहादियों में बल्कि खुद अडानी ग्रुप में ज़बरदस्त हलचल मच गई थी। वाज़ेह के धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट $3 बिलियन से जायद का है, जिसके तहत इस पूरे इलाके को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया जाएगा। लेकिन मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि इनका रोज़गार और रिहाइश ख़त्म करके यहाँ सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों का इजारा कायम करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एशिया की ये सबसे बड़ी झोपड़पट्टी को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। मुकामी अफराद का भी इल्ज़ाम है कि इस पूरे इलाके को सरकारी इदारे महाडा के जरिए रीडेवलप करवाया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी अपने दोस्त अडानी को नवाजने के लिए यह प्रोजेक्ट इन्हें सौंप रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र में ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन सिर्फ एक सीट पर कामयाबी हासिल हुई है। 15 उम्मीदवार शिकस्त से 2-4 हो गए हैं। हालांकि मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी और इनके शोला बयान लीडर और छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत इन इंतखाबात में झोंक दी थी, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनके 15 मिनट वाले बयान पूरे इंतखाबात में काफ़ी चर्चों में रहे। अब इनके इन बयानात का इन्हें फ़ायदा नहीं हुआ है तो किसे हुआ है? नाज़रीन, आप बताइए, अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। बिग बॉस सीज़न 7 से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार एजाज खान ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में वर्सोवा सीट से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इन्हें इस इलेक्शन में शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, हत्ता कि इनकी जमानत भी जब्त हो गई। आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले एजाज को नोटा से भी कम वोट मिले। अदाकार को 155 वोट हासिल हुए हैं, जबकि 1258 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। दिलचस्प बात यह है कि इंस्टाग्राम पर इनके 56 लाख फॉलोवर हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में महज 155 लोगों ने ही इन्हें वोट दिया है और इनकी इस शर्मनाक शिकस्त पर मुख्तलिफ मीम्स वायरल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के शिवाजी नगर हल्के इंतखाब 171 में अबू आसिम आज़मी ने 54,780 वोटों से कामयाब हो गए। इस हल्के इंतखाब में कुल 22 उम्मीदवार थे, लेकिन सिर्फ 2 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। इन उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों की तादाद ने साबित कर दिया है कि यहाँ की आवाम ने इंतहाई सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए अपने हक राहदही का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में महाराष्ट्र के खदावर सियासी लीडरों में शुमार होने वाले नवाब मलिक को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार से दो-चार होना पड़ा। यहाँ की आवाम ने अबू आसिम आज़मी को मुंतखब किया। दूसरी तरफ अनुशक्ति नगर से साबिक वजीर और सीनियर लीडर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने इनके वालिद के असेंबली हल्के इंतखाब अनुशक्ति नगर से एनसीपी अजीत पवार की जानिब से पहली मरतबा चुनाव लड़ा। इन्हें मायावती की पार्टियों में शामिल बीजेपी और शिंदे की भी हिमायत हासिल थी। इस इंतखाब में सना मलिक ने एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार फहाद अहमद को टक्कर दी और वोटों की गिनती के 19 राउंड में से 17 राउंड तक दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे की टक्कर रही। आखिरकार सना मलिक ने बाकी के 2 राउंड में सबकत हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली और 3,378 वोटों के फर्क से फहाद अहमद को शिकस्त दे दी। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अवामी हुक्मरानी के सिलसिलेवार जश्न तकारीब के एक हिस्से के तौर पर 30 नवंबर को महबूब नगर में मुनक़िद शुदनी किसान कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम इंतजाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने सेक्रेटरीट में वज़रा और आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए
वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुहम्मदनगर में होने वाली किसान कॉन्फ्रेंस में रियासत भर से शिरकत करने वाले किसानों के लिए तमाम इंतजाम करें। इसके अलावा ज़राअत के शोबे में आने वाली नई टेक्नोलॉजी की भी इस कॉन्फ्रेंस में नुमाइश की जाए। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज पर तबसरा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का जो हशर हुआ है, आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी कांग्रेस का वही हशर होने वाला है। बंडी संजय ने सरसला जिले के खेमीरावपेट में 23 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि महाराष्ट्र में गुज़श्ता के मुकाबले में इस मरतबा बीजेपी ने ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र के इंतखाबात में फिर एक मरतबा नरेंद्र मोदी के तरक्याती कामों का जादू काम आया। वहाँ की बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद ने कई झूठी तशहीर की और इल्ज़ामात लगाए, लेकिन अवाम ने इन पर भरोसा नहीं किया। बंडी संजय ने कहा कि इंतखाबी नताइज महाराष्ट्र अवाम के इत्तेहाद की एक मिसाल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिन हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाई थी, वहाँ कांग्रेस के एक भी उम्मीदवार को कामयाबी नहीं मिली। आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना में भी कांग्रेस का वही हशर होने वाला है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबी नताइज पर तबसरा करते हुए कहा है कि दोनों रियासतों के अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया, झारखंड के अवाम ने बीजेपी को भी मुस्तरद कर दिया। इससे ये वाज़ेह होता है कि मुस्तकबिल में इलाकाई पार्टियों का ही जोर रहेगा और अवाम कौमी पार्टियों पर भरोसा करने के मौक़िफ़ में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की ये हालत हो गई कि वो बीजेपी के खिलाफ एक ताकतवर अपोजिशन की हैसियत भी हासिल नहीं कर सकी। महाराष्ट्र में बीजेपी की कामयाबी फ़िरका परस्ती और दौलत के बल पर हासिल करदा कामयाबी है। आम हिंदुओं को मुसलमानों के मुजाहरे पर खौफजदा करते हुए बीजेपी ने अपना काम किया। इन ख्यालात का इजहार जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने किया, जो हैदराबाद में पीटीआई से बात कर रहे थे। आमिर अली खान ने मुल्क की रियासतों झारखंड और महाराष्ट्र इंतखाबी नताइज पर कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों के बेहतर मुजाहरे की उम्मीद थी और जिस अंदाज से मुकामी मसाइल पर बीजेपी की नाकामी और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को पेश किया गया, इससे कांग्रेस को बेहतर नताइज की उम्मीद रही। ताहम आम हिंदुओं को बीजेपी ने खौफजदा किया और ओवैसी बरादरान की सरगर्मियों का भरपूर फ़ायदा रास्त बीजेपी को हासिल हुआ। आमिर अली खान ने वायनाड से प्रियंका गांधी की कामयाबी को तारीखी करार दिया और कहा कि प्रियंका गांधी की कामयाबी मोदी के लिए परेशानी का सबब बनेगी। शहर हैदराबाद में रियल इस्टेट दोबारा उरूज पर पहुंच रहा है। मकानात की फ़रोख्त में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। साल 2024 के सहमाही यानी जुलाई तक सितंबर के दौरान 12,700 मकानात फ़रोख्त हुए। इसके अलावा मज़ीद 13,900 मकानात फ़रोख्त के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरे सहमाही के मुकाबले में मकानात की फ़रोख्त में 16% की कमी आई है। बावजूद इसके सर्वे के मुताबिक फिर भी नए मकानात की फ़रोख्त में 1% का इजाफा हुआ है। बिलखुसूस हैदराबाद के मगरबी इलाके में मकानात की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। मौजूदा दौर में कंप्यूटर की वाक़ियत बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ आज के इस कंपटीशन के दौर में एडवांस आईटी से मरबूत कोर्सेज सीखना भी नौजवानों और तालीम याफ्ता अफराद के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, जिसको देखते हुए इदारे सियासत ने पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स का आगाज़ महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में अमल में ला रहे हैं। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के मुल्क व बैरून मुल्क बिलखुसूस अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिड ईस्ट में काफ़ी मांग चल रही है। कोई भी ग्रुप के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इदारे सियासत की जानिब से चलाए जा रहे पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का बूट कैंप का आगाज़ कल 25 नवंबर पीर के रोज़ रात 8 बजे से अमल में लाया जा रहा है। कोई भी ग्रुप के अफराद इस फ्री बूट कैंप से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन वगैरह कराया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।